देश का आधा हिस्सा पानी पानी हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में से लेकर मैदानी इलाकों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश से पानी पानी हुए शहर, देश भर में बारिश का कहर। कहीं नदियां उफान पर तो कहीं नाले उफान पर। नगर निगमों की खुल गई पोल, नालों की सफाई में तगड़ा झोल। हर गली मोहल्ला पानी पानी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ पानी ही पानी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। गांव, शहर, जिले, प्रदेश सब पर बारिश की रफ्तार भारी दिखाई दे रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश से मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। नदियों का बड़ा जलस्तर लोगों के घरों में घुस रहा है। सैकड़ों की तादाद में गांव पानी पानी हो गए हैं। गलियों में पानी ऐसे बह रहा है कि मानो दुनिया का सारा पानी जमीन पर गिर गया। तस्वीरें देखिए, खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर पानी पानी क्यों कहा जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत यूपी के लगभग सभी जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हालांकि सरकारें बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए हर संभव मदद कर रही हैं और लोगों को राहत बचाव कार्य पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन राहत और बचाव कार्य बाढ़ के पानी के आगे नाकाफी साबित हो रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार का 3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। बाढ़ को लेकर उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है और बढ़े पानी पर नजर रखने के निर्देश जारी किए गए। यूपी के 517 गांव बाढ़ से प्रभावित। यूपी के 268 गांवों का संपर्क कटा। उत्तर प्रदेश के 16 जिले झेल रहे हैं संकट। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के जयपुर में भी भारी बारिश से सड़क पर जल जमाव हो गया। इधर राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के बावजूद उमस से लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी बुधवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं मुंबई के तटीय इलाकों में 15 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बहरहाल नदियों पर उफान, भारी बारिश से लोग हलकान हैं। अब देखने वाली बात यही होगी, प्रकृति कब तक राहत देती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो मौसम विभाग के भारी बारिश अलर्ट की घोषणा के बाद रविवार को रात 11 बजे के बाद जबलपुर शहर में तेज बारिश शुरू हो गई। गरज चमक के साथ शुरू हुई तेज बारिश से थोड़ी ही देर में शहर तरबतर हो गया। शहर के अधिकांश क्षेत्रों में जलभराव है, इससे लोगों की नींद हराम हो गई है। मौसम विभाग के भारी बारिश अलर्ट की घोषणा के बाद रविवार को रात 11 बजे के बाद जबलपुर शहर में तेज बारिश शुरू हो गई। गरज चमक के साथ शुरू हुई तेज बारिश से थोड़ी देर में ही शहर तरबतर हो गया। शहर के अधिकांश क्षेत्रों में जलभराव हो गया, इसमें लोगों की नींद हराम हो गई। निचले हिस्सों वाली कॉलोनियों के लोग घरों से पानी निकालने में जुट गए। बता दें कि एमपी के जबलपुर में देर रात हुई जोरदार बारिश ने लोगों को हलकान कर दिया है। अचानक हुई तेज बारिश से शहर में जगह जगह पर जल जमाव हो गया है। वहीं कई जगहों पर घरों में भी पानी घुस गया है। भयंकर बारिश की वजह से घरों में पानी घुसा तो लोग बाहर निकल गए। वहीं इस बीच नगर निगम के लोग मदद के लिए रात में नहीं निकले। भारी बारिश की वजह से जबलपुर के नोदरा ब्रिज, भरतीपुर, बुरंदी, हाथीताल, नया मोहल्ला, रद्दी चौकी सहित पूरे शहर के हाल बेहाल नजर आए। हालांकि 3 घंटे हुई तेज बारिश जब थमी तब लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग ने अभी भी कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी भोपाल समेत कई जगहों पर अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है।
स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन और तेज बारिश से लोग परेशान हैं। वहीं देहरादून में भी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में भूस्खलन और तेज बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वहीं देहरादून में भी भारी बारिश की वजह से लोग परेशानी में आ गए हैं। ये तस्वीरें देहरादून के रिस्पना नदी की है, जहां पर तेज बारिश होने से रिस्पना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे नदी के किनारे रह रहे लोग दहशत में हैं, क्योंकि रिस्पना नदी के जलस्तर बढ़ जाने से मकानों के पीछे का पुश्ता ढहने लगा है। इससे लोगों के घर गिरने का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि देवभूमि के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है। कहीं नैनीताल हो या रुद्रप्रयाग, ज्यादातर जिलों में भारी बारिश से तबाही मचा रखी है। अब ऐसे में लोग दहशत के साए में हैं। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। वहीं उत्तराखंड में भी लगातार बारिश ने न केवल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बल्कि उत्तराखंड की लगभग 40 से ज्यादा सड़क इस वक्त बंद हैं। बता दें कि लगातार बारिश की वजह से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और राजधानी देहरादून के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में नदियां बहने लगी हैं। उत्तराखंड में जारी है बारिश का कहर। राजधानी देहरादून में अस्पताल बना तालाब। कोविड-19 अस्पताल में भरा लबालब पानी। देहरादून की सड़कें भी तालाब में तब्दील। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं देवभूमि उत्तराखंड की, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश ने न केवल सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, बल्कि उत्तराखंड के लगभग 40 से ज्यादा सड़कें इस वक्त बंद हैं। बारिश ने राजधानी देहरादून के नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि कोरोना से लड़ने और बारिश का सामना करने के लिए राज्य सरकार राजधानी में कितनी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ तैयार थी। दरअसल लगातार बारिश की वजह से देहरादून की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और राजधानी देहरादून के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल में नदियां बहने लगी हैं। तस्वीरों में जरा देखिए। सब कोरोना कारण में बाहर आ गया होगा ना। सांप हो, अरे वो अब सारा खराब हो गया है। यहाँ से कहाँ से आ रहा है? यहाँ से भी आ रहा पानी। पहली बार बाढ़ आई। पता नहीं क्या रह गया, यही रह गया, मतलब यही रह गया था। बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। सीढ़ियों से अंदर दाखिल होता पानी मरीजों के लिए लगे बेड और डॉक्टरों के केबिन में घुसता जा रहा है। राजधानी देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल में पानी अंदर तक दाखिल हो चुका है। लगातार हो रही बारिश ने न केवल सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है, बल्कि देहरादून का अस्पताल तबेले में तब्दील हो गया है। मैंने उनको बोला था, मैंने कहा भैया आपका फोन नंबर दे दो, आपका फोन नंबर नहीं देंगे। सांप हो, अरे वो अब सारा खराब हो गया है। यहाँ से कहाँ से आ रहा है? अरे यहाँ से भी आ रहा पानी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे अस्पताल के अंदर पानी घुस चुका है। वहाँ एक स्टाफ टेबल के ऊपर चढ़कर अपने आप को बचा रहा है। वहाँ पर रखे डस्टबिन पानी में तैर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार बारिश से बचाव के लिए सभी आवश्यक काम कर रही है, लेकिन देहरादून नगर निगम की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। सब कोरोना कारण में बाहर आ गया होगा ना। चलिए, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ संजय देहरादून से जुड़ गए हैं। संजय, अपनी बात को रखें। हाँ नमस्कार, मैं संजय ममगाई देहरादून से। मान्यवर उत्तराखंड में पिछले 100 साल से खनन बहुत ज्यादा हुआ है, माइनिंग बहुत ज्यादा हुई है। नदियों से जो
ये नदियों से जो है क्या कहते हैं बजरी और गारा ये बहुत ज्यादा उठाया गया। वन कटान बहुत ज्यादा हुआ है, जिससे जो है ये क्या कहते हैं पुष्टे ढह गए, जमीन ढह गई और आज बाढ़ की स्थिति है। और मुझे आश्चर्यचकित नहीं है कि आने वाले 50 साल में देहरादून एक नदी में तब्दील हो जाए, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा अत्याचार किया है यहाँ की धरती से। और अभी संज्ञान में एक आम जनमानस को लेना चाहिए, सिर्फ सरकार नहीं, आम जनमानस को अब ये सब चीज को संज्ञान में लेना चाहिए, नहीं तो आफत बनेगा ये हमारे लिए। धन्यवाद। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप संजय जी खनन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। देहरादून हो, लखीमपुर खीरी हो, गोरखपुर हो, बाराबंकी हो, राजधानी दिल्ली हो, हर जगह की तस्वीर एक ही जैसी है। हर जगह पानी ने कहर बरपा रखा है। इसकी जद में आम आदमी आ गया है। नदियां पूरी तरह से उफान पर चल रही हैं। आप भी सूबा बोलेगा में जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करिए, जहां पे आप रहते हैं उस जगह के हालात हमें बताइए, ताकि कि हम आपकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचा पाएं, उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचा पाएं। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ, चलिए नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिएगा, अपनी बात रखिएगा। लेकिन इस बीच राजेश वर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता देहरादून से इस वक्त हमारे साथ हैं, आमिर रजा लखीमपुर खीरी से हमारे साथ हैं, प्रवीण त्रिपाठी गोरखपुर से हमारे साथ हैं, सत्येंद्र कुमार बाराबंकी से। हमारे तमाम संवाददाता भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जमीनी हाल इस वक्त आपको बताएंगे और साथ ही साथ प्रशासन किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, तमाम जानकारी भी दी जाएगी। इस बीच उमेश जैन, एक मेरठ से दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए उमेश जी। मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये पानी का विकराल रूप होने का कारण ये है, जी बोलिए। पानी का विकराल रूप होने का कारण ये है कि जो हमारा सरकारी सिस्टम है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। ना माइनर इरिगेशन वाले, ना ड्रेनेज वाले, ना इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले इसकी तैयारी करते हैं, जिससे पानी का विकराल रूप बढ़ता जा रहा है और कहीं किसी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जब ध्यान देना चाहिए था अप्रैल के महीने में, जब उन्होंने किया नहीं, अब स्थिति खराब हो गई है तो अब वो ध्यान दे रहे हैं। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ राजेश वर्मा देहरादून से इस वक्त हमारे संवाददाता हैं। राजेश, देहरादून में क्या स्थिति? हमने तस्वीरें देखी, बहुत भयावह हैं, जहां पर जो कोरोना अस्पताल था उसके अंदर नदी ऐसा लग रहा है बह रही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी मदद नहीं हो पा रही है। क्या तस्वीरें बताएं राजेश? राजेश की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। मैं चाहूंगा कि राजेश की आवाज को एक बार चेक किया जाए। फिलहाल आमिर रजा के पास चलते हैं, जो कि ये लखीमपुर खीरी से। आमिर, लखीमपुर खीरी में क्या तस्वीर है, वहां पे किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं, आमिर बताएं। जी आरिश, अगर बात की जाए तो लखीमपुर का ये नसीब है कि यहाँ पर दशकों से लखीमपुर के लोग बाढ़ का दर्द झेलते हैं। अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर शारदा और घाघरा अपना कहर पिछले कई दशकों से यहाँ पर कहर बरपा रही है। और ये लखीमपुर के जो 3 तहसीलें हैं, एक पलिया है, एक निघासन है, एक धौरारा है। इसके अलावा आंशिक तौर पे अगर बात करें तो लखीमपुर तहसील है। इस क्षेत्र के 125 लगभग ऐसे गांव है जहां पर बाढ़ पूरी तरीके से प्रकोप करते हैं, बाढ़ का प्रकोप रहता है। हर साल दर्जनों विद्यालय यहाँ पर जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो यहाँ प्रभावित होती है, शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर डूब जाते हैं। इस बार कोरोना काल में विद्यालय खुले तो नहीं, लेकिन ये यहाँ का बदनसीबी है यहाँ की कि हर साल में यहाँ पर बाढ़ के चलते लगभग 3 महीने यहाँ पर शिक्षण संस्थाएं बंद रहती है। अगर आप मौजूदा वक्त की बात करें तो यहाँ पर जो मोहाना नदी है वो भी अपना कहर बरपा रही है। ठीक है आमिर, मैं आपके पास आऊंगा। प्रशासन किस तरह से लखीमपुर में लोगों की मदद कर रहा है उसको लेकर भी सवाल करूंगा, लेकिन फिलहाल प्रवीण त्रिपाठी गोरखपुर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ हैं। प्रवीण, गोरखपुर में कैसे हालात बने हुए हैं, वहां पे क्या स्थिति है, इसके बारे में प्रवीण जल्दी से बताएं। जी हरीश, मैं बता दूं गोरखपुर की करते हैं। गोरखपुर में राप्ती और घाघरा पूरी तरह से उफान पे है और इसके बढ़ते जलस्तर की वजह से
सिर्फ गोरखपुर का ग्रामीण क्षेत्र नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र भी प्रभावित है। मैं आपको बता दूं आरिफ की इस बढ़ते हुए उफान की वजह से जहां पर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया, वहीं पर इंसान नहीं बल्कि जानवरों को भी बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के ग्रामीण इस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि अगर वो खाट पर सोए हैं तो नीचे जल, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण वाले किस तरीके से जीवन को यापन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आने जाने में राहगीरों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर अगर हम खाने की बात करें या पीने की बात करें या अन्य राशन सामग्रियों की बात करें तो इनकी भी बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी आरिफ, ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं खाने पीने की। गोरखपुर में दिक्कत लोगों के सामने पेश आ रही है क्योंकि पानी की वजह से बाढ़ जैसे जो हालात बने हैं उसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जैसा कि प्रवीण बता रहे हैं। एक बार फिर से राजेश वर्मा के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता देहरादून से। राजेश, अब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? राजेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल आरिश, आप अपना सवाल कि वहाँ कोविड वार्ड में ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से जलमग्न हो गया, नदी बह रही है ऐसा लग रहा है। ये स्थिति कैसे रही है वहाँ पर? बिल्कुल आरिश, क्योंकि लगातार जो है उत्तराखंड में बारिश का प्रकोप कहीं ना कहीं लगातार जारी है और उसी का परिणाम जो है 19 का जो अस्पताल है वहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है बीच में रखो, बीच में जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा जलमग्न हो चुका है। जो कोविड पेशेंट है वो वहाँ बदहाल स्थिति में है और फिलहाल जो अगर पूरे ऑल उत्तराखंड की बात करें लगातार बारिश हो रही है तो कहीं ऐसे रास्ते हैं जो लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुके हैं। यहाँ उत्तराखंड में चल रही थी, लेकिन रास्ते बाधित होने की वजह से जो है वो बंद फिलहाल जो है बंद हो रखी है। लेकिन तमाम चीज़ों को लेकर के बात करें तो कहीं ना कहीं जो बारिश लगातार हो रही है तो लोगों का जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। और मौसम विभाग की भी अगर बात करें तो अगले 3 दिन जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है वो। राजेश, मौसम विभाग के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या कुछ कहना है? क्योंकि हम देखते हैं पहाड़ी इलाकों में जब मानसून बनता है तो वो मैदानी इलाकों की तरफ रुख करता है, क्योंकि अब नदियां भी सब जगह उफान पर चल रही हैं। लेकिन इस बीच मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? किस तरह के आने वाले दिनों में आसार देखने को मिल सकते हैं? क्या स्थिति बन सकती है? इसके बारे में राजेश थोड़ा सा बताएं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि मौसम जो है वो लगातार हो रहा है, मौसम की वजह से जो है लगातार बाढ़ की जो स्थिति है कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जो नदी नाले जो है वो पूर्ण रूप से रिचार्ज हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो गंगा का भी जल स्तर बात करें तो वो भी खतरे के निशान के पास है। और जिस तरीके से बारिश की जो पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग ने है कि 3 दिन जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है एक बार दोबारा मौसम विभाग ने दे दी है। मौसम विभाग का मानना है कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर सहित राजधानी के कई ऐसे जिले हैं, आसपास के इलाके हैं, माफ कीजिएगा, जहां पर भारी बारिश की जो आशंका है वो मौसम विभाग ने। लेकिन आयुष, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और जिस तरीके की तस्वीरें जो है वो निकल के आ रही हैं, अलग अलग जिलों से आ रही है, लेकिन कोविड की भी महामारी इस समय प्रदेश में चल रही है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है जो देहरादून में जिस तरह का अभी हालात हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, कोविड हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है, लोग अपनी जान बचाने के लिए आप देख सकते हैं कि ऊपर बेंचों पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो। ठीक है, तो स्थिति बहुत गंभीर है जैसा कि राजेश बता रहे हैं। देहरादून की बात करें, लेकिन इस बीच सत्येंद्र कुमार हमारे संवाददाता बाराबंकी से इस वक्त हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, बाराबंकी की तस्वीर बताएं। यहाँ पर सत्येंद्र, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो। सत्येंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आरिश, आपको बताना चाहूंगा कि बाराबंकी में भी बाढ़ का कहर लगातार जारी है। नेपाल से 300 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद में जो यहाँ बाराबंकी की बाढ़ की स्थिति है वो लगातार जो है खतरे के निशान से ऊपर बढ़ती जा रही है। अगर बात करें यहाँ के लोगों की तो वो कहीं ना कहीं जो है अपना घर छोड़ के बंधे पर रहने को मजबूर हो गए हैं और साथ ही साथ जो गांव है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और
गांव में स्कूल जो बने हुए हैं, प्राथमिक विद्यालय बने हुए हैं, उसमें भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और वो कहीं ना कहीं जो है स्कूल के छत पर या अन्य कई जगहों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। बात करें अगर जानवरों की, तो जानवरों को भी जो चारा है, चारा भूसा, उसकी भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और जो अगर बात करें अगर यहाँ की जो जैसे कि जो इस समय कोरोना महामारी चल रही है, उसके लेकर जो है उन लोगों को काफी खतरा महसूस करना पड़ा है। प्रशासन लगातार जो है इन लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रही है। जी से सत्येंद्र, प्रशासन मदद कर रहा है क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा है। प्राथमिक विद्यालय आप बता रहे हैं डूब चुका है, आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जिला प्रशासन किस तरह से आम लोगों तक पहुंच रहा है, उनकी मदद कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आरिश, आपको बता दें कि बाराबंकी में लगातार जो है प्रशासन अलर्ट है और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। हालांकि कुछ ऐसे जरूर हैं जहां पर जो है उन लोगों की कहना है कि उनको राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे में प्रशासन को के संज्ञान में डाला गया है और वो प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है कि ऐसे गाँव जो छूट रहे हैं वहां पर भी राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश की जाए। आरिश तरफ कोशिश कर रहा है, लेकिन आमिर रजा, जो शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। मैं आऊंगा अपने कार्यक्रम पे। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं। अगर किसी सूदखोर से पैसा लेने जाते हैं तो एक महीने में 25 और 30% का ब्याज देना पड़ता है। अगर 100 रुपया लिए तो महीने भर में उसको 130 वापस करना है, 125 वापस करना है। कहां से गरीब आदमी करेगा ये? और इसलिए इस बात की जरूरत थी कि आपकी काम धंधा चालू करने के लिए पैसा आपको मिले। और शहरी पथ विक्रेताओं, जिसमें ये सब लोग हैं, लेकिन केवल शहर वाले नहीं है, अगर गांव वाला आकर भी वहां करना चाहे तो उसको भी ये राशि उपलब्ध होगी। और योजना और हमने बना दी। शहरों के अलावा कस्बाई क्षेत्रों में कोई 5,000 की आबादी का, 4,000 की आबादी का, 3,000 की आबादी का गांव है और आसपास के 10-20 गांव वाले वहां सामान खरीदने आते, तो वहां भी तो ऐसे गरीब बैठते हैं बेचारे सामान बेचने के लिए। तो शहरी पथ विक्रेताओं के साथ गांव के पथ विक्रेताओं को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए हमने बना दी मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना। इसमें भी 10,000 रुपया मिलेगा, जिसकी गारंटी हम लेंगे और पूरा ब्याज हम भरेंगे। और मुझे खुशी है कि शहरी पथ विक्रेता में 8,78,237 लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। ग्रामीण में भी लगभग इतने ही 8 लाख के आसपास। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, संकट के समय सरकार आपका साथ नहीं छोड़ सकती। तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जहां पर योजना का जिक्र कर रहे थे, कैसे गरीबों तक मदद पहुंचानी है इस संकट के समय में। उनका कहना है कि जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनका साथ सरकार नहीं छोड़ सकती। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम में आते हैं सुबह बोलेगा में। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। बाढ़ के हालातों पर हम चर्चा कर रहे हैं और उन हालातों पर प्रशासन का एक्शन प्लान क्या है, प्रशासन किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। आमिर रजा हमारे संवाददाता लखीमपुर से हैं। आमिर, लखीमपुर की तस्वीर आपने बताई जहां पर नदियों का जिक्र किया जो उफान पर है। हम देख रहे हैं कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर नदी के किनारे जो घर हैं, जो गांव वाले हैं, उनकी कटान शुरू हो रही है, जिसकी जद में उनके मकानात आ रहे हैं, जिसकी जद में वो खुद आ रहे हैं। उन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, किस तरह से आगे आ रहा है? आरिश, अगर बात की जाए लखीमपुर में प्रशासनिक व्यवस्था की, प्रशासनिक जो मदद की बात की जाए, तो हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि पिछले 15 सालों से मैं लखीमपुर की बाढ़ को देख, यहाँ पर हर साल हजारों लाखों लोग प्रभावित होते हैं बाढ़ से। लेकिन जो व्यवस्था है, जो प्रशासन की तरफ से अधिकांश व्यवस्था कागज पर संचालित की जा रही, यही वजह है कि जो लोग हैं, जो बाढ़ में प्रभावित लोग हैं, ये
बंधों पर अपनी अपनी जिंदगी बसर करते हैं, खुले धूप खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी बसर करने के लिए बोलते हैं। इनको तिरपाल आज की व्यवस्था करने का एक ढोंग रचा जाता है। 2-4-10 लोगों को तिरपाल बांटते हैं, 10-20 लोगों को ये लोग लंच पैकेट बांटने की बात करते हैं। लेकिन सरकार जिस तरीके से अस्थायी रैन बसेरा बनाने की बात करता है कि बाढ़ से पहले ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो ऊंची जगह है वहां पर अस्थायी बाढ़ रैन बसेरा बनाया जाए ताकि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं इनको वहां पर टिकाया जा सके। इसके अलावा जो तहसील प्रशासन है उसको निर्देश दिए जाते हैं कि वहां पर खाने की व्यवस्था करे, वहां पर जो लोग प्रभावित हैं उनके इंतजाम करें। लेकिन हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि लखीमपुर का लगभग हजारों लोग ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर दिखाई देती है। और हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर जो सरकारी खर्च है उसको सिर्फ कागज पे खर्च करने की कोशिश की जाती है। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो लगभग 5-6 साल पहले यहाँ पर 42 करोड़ रुपया फर्जी तरीके से निकालने की बात हुई थी, लेकिन उस वक्त जो मौजूदा कलेक्टर थे उसने उनकी जब जांच कराई तो उसको रोक दिया गया। वो पेमेंट आज भी नहीं हुआ। इसका ये इस बात का प्रमाण है कि जो बाढ़ के नाम पर खानापुरी की जाती है उसमें बड़ा घोटाला किया जाता है। और एक बार फिर वो जो यहाँ पर एक घोटाले की नींव रखी जाती है, क्योंकि ये परंपरागत घोटाला लखीमपुर के लोग इतनी अधिकारी है वो इसमें हर साल शामिल होते हैं। यही वजह है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कागज आमिर, क्या आपने जिस तरह से बताया कि कागजों पर ये काम हो रहे हैं, जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार की चेन जो है लखीमपुर खीरी में ऐसी पैदा हो गई है कि जो भी कुछ है वो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है पैसा, या उनकी मदद नहीं हो पा रही है। क्या आला अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आ रहा है? किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई हुई है? क्या उनके संज्ञान में ये मामला है? हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 5 साल पहले जो जितना ठेकेदार था यहाँ पे जो बाढ़ के राहत का काम करता था, उनका जब भुगतान करने की बात यहाँ पर थे, उन्होंने जब उसकी क्रॉस जांच कराई तो 42 करोड़ रुपए का भुगतान आज भी नहीं हुआ। लेकिन जो कलेक्टर आता है बाढ़ के पीरियड में बताया जाता है कि यहाँ पर बाढ़ में मरने के लिए आते हैं। यही वजह है कि अधिकांश जो कलेक्टर आते हैं वो इस भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं और उस पर क्रॉस नहीं करते हैं। यही वजह से है कि पेमेंट भी करोड़ों 50 लाख भुगतान हर साल बाढ़ के नाम पर यहाँ किया जाता है। लेकिन अगर बाढ़ क्षेत्र में अगर कोई जाता है, अगर कोई समाजसेवी जाता है, तो वो जो लंच पैकेट लेकर उनके ऊपर जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित लोग वहां पर झपटते हैं, जो सीन होता है, जो वो देखने वाली बात होती है कि अगर सरकारी राहत उन तक पहुंच जाती होती तो शायद ऐसे सीन ना होते, क्योंकि जिनके पास तो तक उनको खाना नसीब नहीं होता है। जब समाजसेवी संस्था या प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर पहुंचती है तो लोग जिस तरीके से भूखे लोग खाने की तरफ झपटते हैं वो नजारा दिखाई पड़ता है लखीमपुर में। ये स्थिति है जो आमिर रजा हमारे संवाददाता बता रहे हैं। भ्रष्टाचार की चेन इतनी मजबूत है कि उसको तोड़ पाना नामुमकिन है, क्योंकि संकट के काल में भी भ्रष्टाचारी जो हैं वो संभावनाएं तलाशने में लग जाते हैं। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे।
अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पानी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, गाड़ियां आपने देखा कैसे तैर रही हैं। पहाड़ों पर भी स्थिति बहुत बुरी है और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी स्थिति बहुत बुरी है, क्योंकि नदियों उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के गांव उसकी जद में आ रहे हैं। कई जगहों पर तो स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह है कि कई गाँव पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गए हैं, लोगों को पलायन करना पड़ा है। तस्वीरें हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से, बाराबंकी से, गोरखपुर से, देहरादून से, इन तमाम जगहों से बता भी रहे हैं। नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। इस बीच हमारे साथ जुड़िए। राजेश वर्मा हमारे संवाददाता भी, विशेष संवाददाता देहरादून से इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश, अपने देहरादून की तस्वीर बताई, लेकिन हम देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में भी भूस्खलन देखने को मिल रहा है, उसकी जद में भी कई लोग आ रहे हैं। लखीमपुर की तस्वीर आमिर रजा ने बताई, जहां पर कागजों पे काम हो रहा है लेकिन जमीनी स्तर तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा। राजेश, क्या देहरादून में, उत्तराखंड में भी क्या इसी तरह का काम देखने को मिल रहा है? प्रशासनिक अमला किस तरह से काम कर रहा है? क्या उन मजलूमों तक, उन असहायों तक मदद सही तरह से पहुंच पा रही है, या वहां पर भी कागजों में सिर्फ दिखाया जा रहा है? राजेश, बिल्कुल आरिश, मैं बताना चाहूँगा सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभी तो एक काफी तरह से लगातार जो है बारिश का प्रकोप, मैंने जैसा आपको बताया कि लगातार जारी है। कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है इस समय सरकार और प्रतिनिधियों को, जो सरकार के हैं उनको भी काम करने में जो है, सरकारी महकमे को जो है काम करने में खासी परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी एक समस्या, चुनौती ये भी बैठती है क्योंकि पर्वतीय इलाका है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जो हम पर्वतीय इलाकों है, रोडों की वो कहीं ना कहीं टूट चुकी है, जिसकी वजह से रोड मैप को लेकर के भी सरकार सचेत है और सरकार जो है वो अपना काम फिलहाल कर रही है। लेकिन जो इस समय महामारी चल रही है और लगातार जिस तरीके से हमने आपको आरिश बताया कि 4 धाम यात्रा भी यहाँ पर प्रदेश में चल रही थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वो ये मानसून को लेकर के, यानी कि मानसून जो जाता हुआ कहर है, कहीं ना कहीं दाई जो है वो प्रदेश को देता जा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। शहरों की बात करें तो कई शहर जो है, जो मैदानी इलाके हैं, उनको काफी जलमग्न जो है वो, जिसको कहा जा सकता है, जो बारिश के दौरान हो जाते हैं वो हो जाते हैं। आपने सड़कों का जिक्र किया, हमने खबर भी देख रहे हैं कि कई ऐसे गांव हैं या कई ऐसी जगहें हैं जो पूरी तरह से, जिसे कह सकते एक दूसरे से कट गए हैं, क्योंकि सड़कें बंद हो गई हैं इस लैंडस्लाइड की वजह से, इस पानी की वजह से। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह का असर खासकर यातायात व्यवस्था पे पड़ रहा है पहाड़ी इलाकों में। कि मैंने जैसे आपको बताया कि पर्वतीय इलाका है, देवभूमि हमारा, और जिस तरीके से जो कनेक्टिविटी है, छोटी संकीर्ण रोड है, क्योंकि हाल ही में अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक ऑल वेदर रोड का जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में, ऑल वेदर रोड का काम बहुत तेजी से चल रहा है, यानी कि आधे से ज़्यादा जो काम है वो पूरा कर लिया गया। लेकिन जिस तरह की आज की डेट की पोजीशन की बात करें, क्योंकि लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश का प्रकोप जारी है, लैंडस्लाइड जो है वो हो रहा है, वो वजह सबसे ये भी कहा जा सकता है, जो विशेषज्ञ है, जो जानकार हैं, उनका ये भी मानना है कि पहाड़ जो है कहीं ना कहीं दरक रहे हैं, पहाड़ों से जो कटिंग हो रही है, रोड मैप को लेकर जो चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो इस समय मानसून के दौर में साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि जो रोड कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल बदहाल है, माफ कीजिएगा। और जो 4 धाम यात्रा भी चल रही है, तो वो 4 धाम यात्रा इस समय की पोजीशन के हिसाब से वो बंद है, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन ऐसे हो चुके हैं जो पहाड़ों से मंगाया है, और जो नदी नाले जो बिल्कुल सूखे हुए थे, जिसमें
कम पानी आता था वो भी इस समय ओवरफ्लो में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के नदियों की नदियों का बात करें तो जो हमारे यहाँ अलकनंदा की बात करें, भागीरथी की बात करें, जो गंगा का संगम है देवप्रयाग वहाँ की बात करें, तो पानी जो है वो जल स्तर जो है इस समय खतरे के निशान के बिल्कुल पास है। तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी जो है वो सरकार के लिए बन सकती है। कुछ श्रद्धालु, जैसा कि आप चारधाम यात्रा का जिक्र किया कि वो फिलहाल बंद है, लेकिन क्या कहीं पे कुछ श्रद्धालु फंसे भी हुए हैं? इस तरह की कोई खबरें आई हैं? अगर वो हैं तो उनको निकालने के लिए क्या कुछ, या उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल आरिश, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो बाधित हो रही है। बार बार यात्रा रूट जो है वो बीआरओ की टीम को, जो प्रशासन है, जो वो पुलिस प्रशासन महकमा है, लगातार वहां से साफ करना पड़ रहा है। लेकिन जो सरकार की प्राथमिकता भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरू से यही रही है, अगर कोई ऐसे लैंडस्लाइड जोन है उनको पहले तो चिन्हित किया गया है, ताकि जो यात्रा रूट है उसमें कोई भी यात्री अगर वो बाहर से आ रहा है, प्रदेश के बाहर से है, या प्रदेश से फिलहाल जिस तरीके की यात्रा के से लोग जा रहे हैं अलग अलग जिलों से, तो उनको जो रहने की और खाने की जो व्यवस्था है वो सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थिति इस समय की अगर हमारी करें तो रास्ते तो बाधित है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो चारधाम में केदारनाथ जी की बात करूं, या बद्रीनाथ रूट की बात करूं, या गंगोत्री यमुनोत्री रूट की बात करूं, तो खास तौर से ये ऐसे रूट है जहां पर रास्ते बाधित है, और रास्ते बाधित होने की वजह से जो यात्री जाते हैं, क्योंकि जब तक रोड क्लियर नहीं होगा तो प्रशासन भी नहीं चाहेगा कि उनको रिस्क लेकर के उनको बाहर पार करना पड़े। लेकिन फिर भी व्यवस्था जो है वहाँ के अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं कि उनकी व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से की जाए, ताकि कोई भी जो प्रदेश में आने वाले लोग हैं या प्रदेश के जो भी लोग हैं जो यात्रा पे आए हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आरिश, जिस तरह के जो शहरी है कि जो छोटी छोटी नदियां हैं वो जिस तरीके से ओवरफ्लो में जा रही हैं, नदी नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कों पे जल भराव की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग करते हैं, हम लोग डिबेट करते हैं, और सरकार उसी समय ध्यान देती है जिस समय परिस्थिति खराब होती है। लेकिन तब ध्यान देती है जब स्थिति बहुत विकराल हो जाती है, बहुत खतरनाक हो जाती है, तब सरकार जागती है, तब जिला प्रशासन जागता है। आपको जानते होंगे कि मानसून हर साल आता, लेकिन तैयारियां हमेशा नाकाफी साबित होती हैं। जैसा कि राजेश ने बताया, आमिर बता रहे हैं, प्रवीण बता रहे हैं, या फिर सत्येंद्र कुमार बता रहे हैं, तमाम दर्शक भी जुड़े वो भी साफ तौर पर जिक्र कर रहे थे। तो देहरादून में श्रद्धालुओं के लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही है। फिलहाल प्रशासन जो है वो लगा हुआ है, लेकिन कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि श्रद्धालु भी फंसे हुए, जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। प्रवीण त्रिपाठी गोरखपुर से। प्रवीण, आपने गोरखपुर की तस्वीर बताई थी, लेकिन जैसा कि मैं जानना चाहूँगा कि उस तस्वीर को लेकर गोरखपुर का जो जिला प्रशासन है वो क्या कुछ कदम उठा रहा है? क्या गरीबों तक उनका हक पहुँच पा रहा है, या वहाँ पर भी कागजों पर काम हो रहा है, भ्रष्टाचार में अधिकारी लिप्त हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है जो उसको नहीं निभा रहे हैं? प्रवीण बताएं। आरिफ, मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आती है, उस क्षेत्र में सिर्फ एक प्रकार की समस्याएं नहीं रहती, वो 4 डायरेक्शन सबसे घिर जाता है। चाहे वो रास्ते की बात हो, चाहे वो जीवन की बात हो, चाहे वो खान पान की बात हो, या अन्य जीवन को बिताने के लिए उपलब्ध सामानों की जरूरत हो। आपको मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस बाढ़ की वजह से मौत के मुंह में अपने आप को ढकेल लिए। मैं आपको बता दूं, एक यही वाक्य ऐसा है जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे हैं जो रात में किसी कीड़े की वजह से, या किसी स्नेक की वजह से, या अन्य जीवों की वजह से, काटने की वजह से किसी रास्ते कट गए हैं, किसी से उनकी मौत तक हो जा रही है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हर साल बाढ़ आता रहता है, हर साल ये प्रशासन जानती है, हर साल सभी लोग जानते हैं कि ये बाढ़ की समस्या जो है आम समस्या है, और हर साल मई जून के महीने में ये बाढ़ आती ही रहती है। तो आखिरकार प्रशासन समय से पहले की नहीं जाती। जहां तक प्रशासन के हेल्प की बात कर रही है, जहां तक प्रशासन की सहायता की बात कर रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लखीमपुर गोरखपुर में भी
वही हालात सामने देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, धन्य है वो सामाजिक कर्ता जो इस आपदा की घड़ी में समाज के लोगों को जो छत पे जीवन यापन करने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हो गए हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कर रहे हो, चाहे वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हो या किसी और कारणवश कर रहे हो। लेकिन इस समय सामाजिक कार्यकर्ता जो है, समाज के जो कार्यकर्ता है, वो काफी हद तक एक्टिवेट दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह से यूं कह सकते हैं कि ग्रामीण जो है वो कुछ हद तक राहतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात प्रशासन की करें तो प्रशासन की तरफ भी एसडीआरएफ की टीम हो चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, यहाँ पर काफी कम हद तक दिखाई दे रही है लोगों की सहायता करते हुए। जी आरिफ। हाँ प्रवीण, मैं जानना चाहूंगा आपसे, गोरखपुर में कौन से इलाके जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है, और क्या आप कुछ इलाकों में गए, वहां से आपकी लोगों से क्या बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा प्रशासन को लेकर? तो हम तमाम सवाल उठा रहे हैं और देखते भी रहते हैं, लेकिन जहाँ लोगों से आपकी बात हुई वो क्या कुछ कह रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में दो नदियां, राप्ती नदी और घाघरा नदी, ये पूरी तरह से उफान पे है। और मैं आपको बता दूं गोरखपुर मैंने आपको बताया, बात अगर गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र की करें या शहरी क्षेत्र की, अगर शहरी क्षेत्र की बात करते हैं वो भी पूरी तरीके से परेशान है, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं वो भी पूरी तरीके से इन नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से सभी लोग परेशान है। बात अगर क्षेत्र की कर दी जाए तो बात निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के कई दर्जन ऐसे गांव हैं, चाहे बुलंदपुरा की बात कर दी जाए, चाहे नरहरपुर की बात कर दी जाए, चाहे खड़तरी की बात कर दी जाए, चाहे मरवटिया की बात कर दी जाए, चाहे बहुत सारे ऐसे ग्राम हैं जो पूरी तरीके से परेशान है। अगर हम बात करें लोगों से, मैंने निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों से बात की और लोगों की परेशानी को सुनने की कोशिश की। सभी लोग प्रशासन को पूरी तरीके से कोस रहे हैं। निश्चित रूप से सभी का ये कहना है कि जब ये प्रशासन जब इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि जो बाढ़ की समस्या है वो हर साल की समस्या और ये हर साल आनी है, तो निश्चित रूप से प्रशासन इससे पहले अमल क्यों नहीं करता। बात हम बंधे की करते हैं, निश्चित रूप से हर साल बंधे की लिपापोती की जाती है, वर्षे की बंधे की मरम्मत की जाती है। आखिर उस बंधे को अस्थायी निदान के रूप में क्यों नहीं बनाया जाता? एक पुल का निर्माण किया जाता है, निश्चित रूप से वो पुल काफी हद तक चलता है, लेकिन एक बंधे की किस तरीके से मरम्मत की जाती है कि हर साल जो है बंधा खराब हो जाया करता है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है और अधिकारी किसी भी तरह से सरकार के नियमों का या यूं कह सकते हैं उसके रूल और रेगुलेशन में पलटा लगाते हुए कोई नहीं छोड़ रहा है। बात कह रहे हैं कि उनको उसका सही तरह से निर्माण नहीं किया जाता, और यही बड़ी वजह भी आप बता रहे हैं कि पानी के सैलाब में कई गांव आ जाते हैं। क्या ये सवाल को लेकर आपने जिला प्रशासन से सवाल किया, और खासकर जिस तरह की आप समस्या और मुश्किलात लोगों की बता रहे हैं, जैसा कि आपने बात की, जिला प्रशासन उसका क्या जवाब दे रहा है? मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर भी मेरी अधिकारियों से बात हुई। अगर अधिकारी से कोई भी रिपोर्टर, ज्यादातर रिपोर्टर जब बात करते हैं तो ज्यादातर सामने ये जवाब आता है, उम्मीदें दिखाई जाती है। ठीक है, इस साल नहीं अगले साल हम ये कह रहे हैं कि जिसके घर के लाल चले गए वो क्या करेगा, जिसके घर के जानवर मर गए वो क्या करेगा, बहुत सारी जिंदगियां ऐसी जो छत पर जीने के लिए मजबूर हो गई वो क्या करेगा। आदमी वर्तमान में जीता है। मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि कल किसने देखा, जो कल की बात करते हैं, जो कल की उम्मीद की बात करते हैं, मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ चैनल इंडिया के माध्यम से कि कल को किसने देखा। आखिर आप कल की बात करते हैं और मैं आज में जी रहा हूँ, और हमारी आज की जिंदगी अगर पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगी तो हम कल देख करके क्या करेंगे। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अधिकारी पूरी तरह से उम्मीदों पे कायम है और वो सिर्फ उम्मीदों की बात करते हैं, और आने वाले समय पे फिर वो भूल जाया करते हैं, वो चंद कागजों में सिमट करके रह जाती है। साफ तौर पे एक हकीकत बता रहे हैं, और अधिकारी किस तरह से एक तो बात करने को तैयार नहीं है जब उनसे सवाल किया जाता है, और हमेशा की तरह जो गोलमोल जवाब, जैसा कि आप जानते हैं। बाराबंकी से हमारे साथ सत्येंद्र कुमार भी हैं। सत्येंद्र, आपने भी बाराबंकी में तस्वीर बताई, मैं जानना चाहूंगा बाराबंकी में वो कौन से इलाके हैं जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं? आपने दौरा किया होगा, आप भी गए होंगे, आपकी भी लोगों से बात हुई होगी, वो किस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं? बात खाने की कर लें या फिर किसी तरह की व्यवस्था की कर लें, बताएं प्रवीण। बिल्कुल आरिफ, आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ का जो बाढ़ का में प्रभावित क्षेत्र है वो दो तहसीलों में आते हैं, एक तो रामनगर और दूसरी सिरौली घोषपुर। दोनों तहसीलों को मिलाकर कुल 80 से 85 ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ के चपेट में हैं। अभी हमारे सहयोगी कुछ बता रहे थे कि जिस तरीके से उन जिलों में जिला प्रशासन लगातार जो लापरवाही करते हैं, तो ऐसा ही माजरा जो है बाराबंकी में भी है कि आखिर जब उनको पता है कि हर साल बाढ़ आती है
तो क्यों नहीं ऐसा ठोस कदम उठाते हैं कि एक बार ऐसा कोई ठोस कदम उठाए जिससे हर साल की तरह इस साल जो है ये झेलना ना पड़े। लेकिन ये ऐसा ठोस कदम इसलिए न उठाते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये लाखों और करोड़ों का जो बजट आता है इसके लिए, तो उसमें उनको जो है बंदरबांट नहीं करने को मिलेगा, इसलिए जो है ऐसा ठोस कदम नहीं उठाते हैं। और इसका जो खामियाजा है वो बाढ़ पीड़ितों को उठाना पड़ रहा है। और आज अगर बात करें कि बच्चों के खाने पीने की और वहाँ रहने की, तो उसके लोग जो है काफी परेशान हैं और जो प्रशासन है राहत सामग्री पहुंचा रही है, लेकिन जिस तरीके से उनकी जरूरतें हैं वो नहीं पूरी हो पा रही हैं। तो लोगों की तो पूरी नहीं हो रही। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाते हैं, नालों की सफाई में तगड़ा झोल देखने को मिलता है और ये स्थिति हर जगह है, हर गली मोहल्ला पानी पानी है। यूपी के 517 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताते हैं, यूपी के 268 गांव का संपर्क एक से दूसरे से टूट चुका है। उत्तर प्रदेश के 16 जिले ये संकट झेल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की, जहां पर बड़ी तादाद में गांव से संपर्क टूट गया है। ये स्थिति जैसा कि प्रवीण बता रहे हैं, जैसा कि आमिर रजा ने बताया, जैसा कि सत्येंद्र कुमार ने बताया कि कागजों पर खाना पूर्ति की जा रही है, जमीन पर उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। शहर के अधिकांश क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी। सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर जो शहरों में जल भराव हो रहा है तो ये नगर निगम क्या कर रहा है? क्या नगर निगम को पता नहीं कि हर साल मानसून आता है तो पहले सफाई कर देनी चाहिए? लेकिन ऐसा तमाम जगहों पर देखने को मिलता है जहां पर सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। बाराबंकी से सत्येंद्र भी हमारे। सत्येंद्र, आपकी क्या मौसम विभाग से बात हुई? क्या कुछ कहना है कि जिस तरह से बारिश हो रही है या नदियां उफान पर हैं, उसको लेकर मौसम विभाग मैदानी इलाकों में क्या कुछ बात कह रहा है कि आगे आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं या किस तरह की बारिश देखने को मिलेगी? इसके बारे में सत्येंद्र थोड़ा सा बताएं। बता दूं कि मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है कि अभी कई ऐसे दिन रहेंगे जिनमें भारी बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन और वहाँ के जो लोग हैं जो उनको खासी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो जो प्रशासन है वो लगातार जो है सतर्क है। अब जो है बारिश श्रावस्ती से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। राहुल जी, अपनी बात को रखें। जी, जैसा कि आपको बता दें कि जो बरसाती पानी होते हैं इसमें प्रशासन को बांध के लिए बजट दिया जाता है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं कहीं ना कहीं अपने जो कार्य होते हैं उनके लिए करते भी नहीं है। बंधक जो था पेमेंट आता हो कहीं ना कहीं गोलमाल होकर अपने बजट में रख लिया जाता है और कागज पूर्ति हो जाती है, जमीनें हकीकत पर कुछ बयां ही नहीं करती है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों का पानी काफी पहुंच जाता है, जिससे चलते लोग काफी परेशान होते हैं, लेकिन प्रशासन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात रखने के लिए। तो राहुल भी उसी तस्वीर की बात कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से पैसा तो आता है, लेकिन प्रशासनिक अमले में बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो उस पैसे को डकार जाते हैं। जैसा कि प्रवीण जिक्र कर रहे थे, बंधा नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से कई गांव उसकी चपेट में आ गए। इसी बात को सत्येंद्र कुमार भी कह रहे थे और आमिर भी कह रहे थे कि अगर उन पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए तो शायद गाँव वालों को दिक्कत ना हो, उनको परेशानी ना हो। प्रवीण, बताएं। आरिफ, मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी कहा कि ये बाढ़ की समस्या होती है, वो एक दिन की समस्या नहीं, हर साल की समस्या है। हर कोई जानता है, चाहे वो आम जनता की बात कर दें या प्रशासन की बात कर दें, या हर कोई जानता है कि निश्चित रूप से इस बाढ़ को हर साल आनी। फिर आखिर बंधों की मरम्मत हर साल क्यों होती, लीपापोती क्यों कर दी जाती है? आखिर एक बार अच्छी तरीके से स्टेबल तरीके से क्यों नहीं बनाया जाता? तो निश्चित रूप से ये अधिकारी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि अगर एक बार अच्छी तरीके से उस बंधे की मरम्मत कर दी जाएगी तो हर साल बंदरबांट करने के लिए कहाँ मिलेगा? तो निश्चित रूप से अगर प्रशासन की कर दी जाए, बात अधिकारियों की कर दी जाए, तो केंद्र सरकार की या भारत सरकार की या यूं कह सकते प्रदेश सरकार की किसी भी योजनाओं में पलीता लगाने के लिए ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वहीं पर बात अगर आम जनमानस की शिकायतों की कर दी जाए तो आम जनमानस का हाल पूरी तरीके से बेहाल है। चाहे वो भोजन की बात करें, चाहे वो रास्ते में आने जाने की बात करें, या यूं कह सकते जीवन यापन की बात करें, यूं कह सकते स्थिति दर बतर है। मैं आपको बता दूं कि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई जो अपने जीवन यापन को छत पर किसी तरीके से बिताने के लिए मजबूर हो गए हैं। मैं आपको बता दूं छोटे छोटे बच्चे जिनको एक टाइम 2 टाइम भोजन के लिए वो परेशान,
तक मैंने अभी भी बताया आपको कि बहुत सारे सामाजिक कर्ता हैं जो पूरी तरीके से सक्रिय हैं, जिनकी वजह से इस समय उन लोगों को थोड़ी सी राहत की सांस लेने को वो मजबूर हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना तब भी उन्हें करना पड़ रहा है। इंसान तो इंसान, जानवर, मैं ये कह रहा हूँ कि भोजन सामग्री का वितरण, राशन किट का वितरण इंसानों के लिए हो जाएगा, परंतु उन क्षेत्रों पे जो चारों तरीके से पानी से पूरी तरीके से भीगे हुए हैं, पानी तरीके से चारों तरीके से जलमग्न है, उन क्षेत्रों में जानवरों के लिए किस तरीके से व्यवस्था की जाए। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन क्षेत्रों से हट करके पलायन कर रहे हैं, ऊंचे क्षेत्र पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी आरिफ, बेशक इंसानों की मदद भी नहीं हो पा रही है, तो मैं देख रहा हूं कि जानवरों के साथ भी बहुत बड़ी समस्या का आप साफ तौर पे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रशासन तो ऐसा हो गया है कि वो इंसानों तक ही मदद नहीं पहुंचा पा रहा है, उनके खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, उनकी ज़िंदगी को नहीं बचा पा रहा, उनके घर तबाह हो गए। लेकिन इस बीच राजेश, मैं जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम देख रहे हैं, गोरखपुर से, बाराबंकी से, लखीमपुर खीरी से या फिर लखनऊ से, तमाम जगहों से जो है एक तो भ्रष्टाचार की भी सरकारी कामों में जो है बू आ रही है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड में कौन से इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा जो है बारिश से प्रभावित हो रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो कौन कौन सी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? बिल्कुल आरिफ, क्योंकि अपने जैसे बताया, आपने जो उत्तराखंड में चली रही है और कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक पर जिसकी वजह से जो है आवाजाही से लेकर जो आम जनमानस का जो जीवनचर्या की जो काम है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। तो कहीं ना कहीं खासी परेशानी जो है वो आम लोगों को यहाँ पर बितानी पड़ रही है। और लेकिन आरिफ, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आज मानसून पहली बार नहीं आया, ये बाढ़ जो निचले इलाकों में जो बह रही है, जो मेरे साथी बतला रहे हैं, लगातार बाढ़ जो है निचले इलाकों में लगातार बाढ़ का प्रकोप जारी है। और जो मैं अपने उत्तराखंड से जो डिटेल दे रहा हूँ मैं अपने दर्शकों को, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है कि लैंडस्लाइड हो रहा है या इस तरह। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सरकार ने अभी तक, जितनी भी सरकारों के जो पिछली सरकारें हैं उनसे लेकर अब तक की बात करें, तो सरकार ने कोई ठोस रणनीति इस मानसून को लेकर के कोई तैयार नहीं की है। कोई जल भराव शहरों के अंदर कोई लेकर के कोई अभी तक कोई ऐसा ग्राफ जो है, कोई सॉलिड काम जो है वो सरकारों ने अभी तक नहीं किया है। लेकिन ये इसी तरीके की जो मानसून है वो हमेशा हर साल आएगा, हर साल अपनी तबाही मचाएगा, कई लोगों को लेकर चला जाएगा और कई लोगों के जो घर है वो कहीं ना कहीं उनको बेघर करके जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, चाहे वो इस राज्य की सरकार हो या देश भर में किसी भी जिले या राज्य की सरकार को एक रणनीति तय करनी पड़ेगी सरकार को कि ये मानसून के समय आने के समय ही हम लोग इन चीज़ों को लेकर के बात करते हैं और इन्हीं चीज़ों को लेकर के लोग जो जनमानस है वो इस समय त्राहिमाम हर मच रखा है, चाहे वो बाढ़ की, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में रोड कनेक्टिंग बात करें। लेकिन सरकार को एक ठोस कदम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ साथ अगर हम आगे की रणनीति की बात करेंगे तो हम जो जल भराव की स्थिति है, लैंडस्लाइड की स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है, वो उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भी मकान हैं जो अभी हाल ही में हमने कल भी एक खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को कि ताश के पत्तों की तरह जो है मकान ढह रहे हैं, क्योंकि जो उनके जो वो कमजोर मकान है, खंडर मकान है, जिनको प्रशासन ने अभी तक नहीं खाली कराया है। कि कुछ ऐसी घटना पहले भी हाल ही में हो चुकी है, जिसमें एक मकान जो है देहरादून में ही जमीन दोज हो चुका था, लगभग 4 लोगों की एक परिवार के। ठीक है राजेश, फिलहाल जैसा कि राजेश साफ तौर पे बता रहे हैं, और बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कही कि प्रशासन पहले से क्यों नहीं तैयार होता। मानसून तो हर साल आता है, लेकिन प्रशासनिक अमला इतना लापरवाह है। वो तस्वीर प्रवीण भी दिखा रहे हैं, सत्येंद्र भी दिखा रहे हैं और राजेश भी दिखा रहे हैं। फिलहाल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आप सबों का तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह बोलेगा में स्थिति बहुत गंभीर है, सब कुछ जलमग्न हो चुका है। कई गांव, कई शहरों के हालात बस से बदतर हैं, लेकिन हमेशा की तरह प्रशासन जो है वो आंख मूंदे बैठा हुआ है। सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।